इनवॉलंटरी मसल्स। क्लियर? दे आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स, या फिर इसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, ये नाम मैं दोबारा लूंगी, ठीक है? हमें एक एक मसल का डिटेल करना है। क्लियर? नाउ स्केलेटल मसल्स आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स, क्योंकि ये आपकी मर्जी से मूव करती हैं। ठीक है? स्केलेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं। जैसे विसरल कहाँ पे होंगी? इंटरनल ऑर्गन्स में। विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स, तो दीज आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स, हेंस द नेम। स्केलेटल मसल्स दे आर अटैच्ड टू द बोन्स, तो ये बोन्स के साथ जो मसल्स अटैच्ड है दीज आर वॉलंटरी इन नेचर। इनके ऊपर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगी, तो इनको हम स्ट्राइएटेड भी कहते हैं, इनको स्ट्राइएटेड भी कहेंगे। अब स्ट्राइएशंस कैसे बनी, क्यों बनी है, क्यों ये स्ट्राइएटेड कहलाता है, लेट्स स्टडी इट वन बाय वन। ऑल राइट, सो और दो तीन चीजें इसके बारे, तो मसल के बारे एक दो चीजें और देख लेते हैं। देखो, मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। देखो, टिश्यूज का जब तक गाइस हमने चैप्टर पढ़ना है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सो तब तक हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा रह नहीं जाता। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से पहले ही हम अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में वो सारे टिश्यूज काफी हद तक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज हैं। वी हैव नर्वस टिश्यू, we have muscular, we have connective tissue and we have epithelial tissue. Muscular tissue इस चैप्टर में तुम्हारा पूरा डिटेल में करवाऊंगी। मैंने पहले भी बोला था, एक टॉपिक शुरू करेंगे तो वो इधर उधर से जहां जहां अलग अलग चैप्टर्स में दे रखा है, वी हैव टू कंपाइल इट टुगेदर। क्लियर? नर्वस टिश्यू करेंगे अगले चैप्टर में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जिसमें हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बाकी के सारे नॉन एक्साइटेबल सेल्स का भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हेन वी स्टार्ट वन एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट ऑल। क्लियर? सो यहाँ पे पूरा टिश्यू हम स्टडी करेंगे। सो मस्कुलर टिश्यू इज वन ऑफ द 4 टिश्यूज फाउंड इन एनिमल बॉडी, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। और देखो, इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है, इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है। सर्कुलेटरी सिस्टम का भी मीजोडर्मल ओरिजिन था। 40 से 50% बॉडी वेट किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से। ठीक है? और इस टिश्यू की, इस मस्कुलर टिश्यू की 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं, very very important properties. Let's see. So it has 4 main properties, special properties. Number 1 is excitability, 2 is contractibility, 3 is extensibility and 4 is elasticity. Let's understand. Guys, excitability का मतलब होता है कि इसके ऊपर impulse आ सकती है और ये impulse को conduct भी कर सकता है। Is that clear? Excitability का मतलब it can conduct the impulse which reaches it by the help of a neuron. तो न्यूरॉन का तो नाम सुनते समझ में आता है कि हाँ, नर्व इम्पल्स कंडक्शन होगी। मसल भी इम्पल्स को कंडक्ट कर सकती है और जनरेट भी कर सकती है। कैन यू थिंक ऑफ ए मसल विच कैन जनरेट अ नर्व इम्पल्स? लेट मी नो इन द टेलीग्राम चैनल और इन द टेलीग्राम चैनल ओनली, कौन सी मसल है जो इम्पल्स जनरेट करती है, अपनी इम्पल्स खुद जनरेट करती है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, लेट मी नो दैट। एनीवेज, सो मसल्स जो है इम्पल्स जनरेट भी कर सकती है और कंडक्ट भी कर सकती है। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी है, जस्ट टोल्ड यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि मसल्स आर लाइक स्प्रिंग्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बोन टुवर्ड्स द बॉडी मूव करने वाली है। इज दैट क्लियर? सेकेंड इज एक्सटेंसिबिलिटी, मसल एक्सटेंड भी हो सकती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक्सटेंड भी होती है, रिलैक्स भी करेगी। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, इट शोज इलास्टिसिटी। आप फिजिक्स में इलास्टिसिटी पढ़ते हो। इलास्टिक क्या चीज होती है कि स्ट्रेच किया, बट जैसे ही तुमने फोर्स रिलीज किया, फोर्स छोड़ा, वो वापस से अपनी जगह पे आ गई। सो द प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज, दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी। सो मसल्स भी अपना ओरिजिनल शेप दोबारा से एक्वायर कर लेते हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट बट दे रिलैक्स एज वेल एंड दे कम टू देयर ओरिजिनल शेप एंड स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज समथिंग अबाउट मसल्स। और ये मसल्स को आप कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हो, लोकेशन के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से, नेचर ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से। इज इट क्लियर? चलिए, तो हमने 3 डिफरेंट टाइप्स की मसल्स देखनी है, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। आज की क्लास में हम मेनली पढ़ने वाले हैं वॉलंटरी मसल।
गाइस विसरल मसल्स और कार्डियक मसल को हम कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ेंगे। देखिए इसका डिटेल करेंगे और बाकी उन दोनों को हम इसी के साथ कंपेयर करने वाले हैं कि अच्छा क्या छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं एज कंपेयर टू द वॉलंटरी मसल। क्लियर? सो ऑल सेट फॉर वॉलंटरी मसल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। नाउ सी voluntary muscle. So voluntary muscle can be seen in your biceps और triceps, क्योंकि ये आपकी मर्जी से मूव करते हैं, राइट? अब देखो अगर मैं साइड से इसको ऑब्जर्व करूं, इसको साइड से ऑब्जर्व करूं, तो मुझे इसके अंदर क्या क्या नजर आएगा? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, सो साइड से देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो साइड से जब मैं ऑब्जर्व करती हूं तो वी फाइंड द लेटरल सेक्शन, लेटरल व्यू ऑफ voluntary muscle. Let's expand it. ठीक है, LS स्टडी करने लगे, so इसको बड़ा करते हैं। Now see, so this is your muscle. ठीक है, साइड से देखा, so ये है आपकी muscle. Right? अब ये है आपकी muscle. मसल के अंदर गाइस होते हैं बहुत सारे मसल बंडल्स। मसल के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे मसल बंडल्स। अब यहाँ पे एक हायरार्की बनेगी, ठीक है? सो इसलिए लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल बंडल्स। बंडल्स को हम फैसिकुलस भी कहते हैं, फैसिकुलस। ठीक है, मसल के अंदर मसल बंडल, ये सारे क्या दिखाए हैं? मसल बंडल्स दिखाए हैं। मसल बंडल के अंदर होते हैं मसल फाइबर्स। मसल बंडल के अंदर होंगे मसल फाइबर्स। सो दीज आर मसल फाइबर्स। इज इट क्लियर? सो मसल के अंदर मसल बंडल, ठीक है? सो दीज आर मसल्स, दीज आर मसल्स। और मसल्स के अंदर क्या है? ये मसल बंडल्स। डन। मसल बंडल्स के अंदर गाइस ये जो व्हाइट कलर में मैंने ड्रॉ किए हैं, दीज आर मसल फाइबर्स। क्लियर? मसल फाइबर्स के अंदर भी चीजें प्रेजेंट होती हैं। मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं मायोफाइब्रल्स। क्या प्रेजेंट होंगे? मायोफाइब्रल्स। इज इट क्लियर? और मायोफाइब्रल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे मायोफिलामेंट्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? मायोफिलामेंट्स। सो एक हायरार्की समझ में आई है कि किस ऑर्डर में चीजें प्रेजेंट होंगी। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आती है आपकी मसल। ठीक है, मसल के अंदर बहुत सारे ऐसे सिलिंड्रिकल क्या प्रेजेंट है? मसल बंडल्स। एक एक बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे ऐसे सिलिंड्रिकल मसल फाइबर्स। मसल फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट है? सिलिंड्रिकल मायोफाइब्रल्स। एंड मायोफाइब्रल्स किसके बने होते हैं? मायोफिलामेंट्स के। उल्टा भी बोल सकते हैं, मायोफिलामेंट्स जुड़ के मायोफाइब्रल्स बनाएंगे। मायोफाइब्रल्स का जो बंच होगा दैट विल फॉर्म मायोफाइबर्स। मायोफाइबर्स ग्रुप टू फॉर्म मसल बंडल, एंड बंडल्स मिलके क्या बना रहे हैं? आपकी मसल। So this order is important. Clear? Now, like other organs, यहाँ पे भी protective coverings present होंगी। So देखो, all right. So muscle के बाहर जो protective covering present है, muscle के बाहर जो protective covering present है, let's draw it with different color. All right. So this is muscle, right? This is your muscle. मसल के बाहर जो एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आउटसाइड द मसल, दिस वन इज नोन एज एपीमाइसियम। दिस वन इज नोन एज एपीमाइसियम। क्लियर? बंडल के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, बंडल के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं, दीज आर बंडल्स। बंडल्स के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, दीज आर नोन एज पेरीमाइसियम। ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, दे आर गिवन इन योर बुक।
So this is again connective tissue. This is also made up of connective tissue. ठीक है, मसल के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है एपीमाइसियम, बंडल के बाहर जो है दैट इज पेरीमाइसियम. देन वी हैव मसल फाइबर. मसल फाइबर के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होगी. नाउ दिस वन इज नोन एज, देखो इससे बना देते हैं, रेड से बनाते हैं. ठीक है, सो इसके बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू की मसल फाइबर के बाहर, इसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम. व्हाट डू वी कॉल इट? एंडोमाइसियम. सो एंडोमाइसियम इज अराउंड मसल फाइबर, पेरीमाइसियम इज अराउंड मसल बंडल, एपीमाइसियम इज फाउंड अराउंड मसल. इज दिस क्लियर? ठीक है, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में जो दे रखी है डायग्राम वो ट्रांसवर्स सेक्शन है, यानी कि अगर मैंने इसको घुमा के आगे ले आई तो आगे से देखने में क्या दिखेगा. ठीक है, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, बट पहले हम साइड से अपनी मसल को स्टडी कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? सो आई होप कि ये सारे हायरार्की वाली समझ में आ गए. पहले मसल, उसके अंदर बंडल, बंडल के अंदर फाइबर्स, देन फाइब्रिल्स एंड देन फिलामेंट्स. क्लियर? अब इसको और बड़ा करते हैं. ठीक है, फाइबर के स्ट्रक्चर पे चलते हैं. देखो, सो मसल फाइबर जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू द मसल सेल. क्लियर? तो हम मसल सेल देखते हैं. मसल सेल ऑफ वॉलंटरी मसल किस तरह का होगा? देखो, जो मसल फाइबर है इट इज सिलिंड्रिकल. फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज सिलिंड्रिकल. तो मसल फाइबर ऑफ वॉलंटरी मसल की बात हो रही है. इट इज सिलिंड्रिकल. इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए टर्म यूज होगी सिनसिटियम. राइट, सिनसिटियम. देन सिलिंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और तुम्हें पता है कि ये फाइबर्स जुड़ के क्या बनाते हैं? बंडल्स बना देते हैं. ठीक है, सो दे अकर इन बंडल्स. ठीक है, अकर इन बंडल्स. नाउ लेट्स सी, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है. आई एम ड्रॉइंग इट हियर. ठीक है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये इस तरह से इनवेजिनेशंस शो करेगी. क्लियर? नीचे से भी शो करेगी. और इसमें कितने न्यूक्लियस है? मल्टीपल न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस हैं. और एक और चीज, ये जो न्यूक्लियस हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर. न्यूक्लियस इज पेरिफेरल. पेरिफेरल न्यूक्लियस होगा. पेरिफेरल मीन्स टुवर्ड्स द बाउंड्री. इज दैट क्लियर? चलिए, सो दिस इज दैट मसल फाइबर. सिलिंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ऐसे मिलके बंडल्स बनाने वाले हैं. और न्यूक्लियस कहाँ पे है? पेरीफेरी की तरफ है. क्लियर? ऑल राइट. अब इस मसल फाइबर को हम मसल का सेल मानते हैं. तो जितनी भी हमने टर्मिनोलॉजी यूज करनी है वो सेल से रिलेटेड होगी. जैसे सेल की मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, अब मसल के लिए प्रीफिक्स यूज हो जाएगा सार्को. मसल फाइबर के लिए जो भी, नॉट मसल, मसल फाइबर के लिए जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसके आगे पीछे सार्को वर्ड आएगा. सो सेल की मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसकी मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलेमा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं. सो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा. ठीक है, अब साइटोप्लाज्म जो है इसका, दिस साइटोप्लाज्म विल बी नोन एज sarcoplasm. It will be known as sarcoplasm. So this is the cytoplasm. ठीक है, अब इसके पास बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए मसल को, एरोबिकली रिस्पायर करेगी. सो दीज माइटोकॉन्ड्रियाज आर नोन एज सार्कोसोम. क्लियर? सो देखते हैं एक बार. सी, सार्कोलेमा, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Sarcoplasm is the cytoplasm. ठीक है, and sarcosome it is the mitochondria. Mitochondria. इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये जो सार्कोलेमा है, ये सार्कोलेमा अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो रही है. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, these structures are known as T-tubules. These structures are known as T-tubules. T stands for transverse. T-tubules. T-tubules कैसे बने हैं? By invagination of sarcolemma. They are formed by invagination. Invagination का मतलब अंदर एंटर करने की वजह से invagination of sarcolemma.
ठीक है, दैट विल फॉर्म टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो यही मेम्ब्रेन अंदर की तरफ चली गई तो इन्होंने क्या बना दिए, टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। क्यों गई है अंदर, वो भी अभी बात हो जाएगी। नाउ सी, अब दो टी ट्यूब्यूल्स के बीच में गाइस हमेशा प्रेजेंट होता है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज SER। टर्मिनोलॉजी क्या यूज होगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो वी विल कॉल इट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, द एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल और मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नाउ लिसन, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नाउ दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। बहुत सारा कैल्शियम भरा हुआ है मसल के अंदर। नाउ दिस कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम की कमी से मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी डिस्टर्बेंस आएगी। क्लियर, नाउ सी, टी ट्यूब्यूल्स और बीच में है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल्स इस तरह से टी ट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं दोनों साइड्स पे। सो बेसिकली दो टी ट्यूब्यूल्स और बीच में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी तिगड़ी बनती है, ट्रायड बनता है। ठीक है, सो होगा क्या, देखो अब अल्टीमेटली मैसेज कौन भेज रहा है, मैसेज फॉर कॉन्ट्रैक्शन कौन भेज रहा है, आपका न्यूरॉन। सो दीज आर द एक्सॉन टर्मिनल्स, है ना, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल ऑफ न्यूरॉन। सो दिस इज द न्यूरॉन और न्यूरॉन की एंडिंग्स आर एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करती है। दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। जनरली जो न्यूरोट्रांसमीटर मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, दिस इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर, शॉर्ट फॉर्म होती है ACH। इज इट क्लियर? सो न्यूरॉन्स क्या रिलीज करने वाले हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ध्यान से सुनना। अब इस सार्कोलेमा के ऊपर गाइस प्रेजेंट होगा, सार्कोलेमा के ऊपर, इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स फॉर ACH। सो दीज आर द रिसेप्टर्स ऑफ ACH। दीज आर ACH रिसेप्टर्स। इज इट क्लियर? ये स्ट्रक्चर ध्यान से समझना। ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिसमें ये रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं। इज इट क्लियर? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। देखो, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इक्विवेलेंट टू मसल सेल, तो जितनी भी टर्म्स यूज होंगी सेल वाली होंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोल देंगे, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोल देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम बोल देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टी ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है एंड इट इज अ रिच स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, अब अल्टीमेटली इसको मैसेज देने के लिए कौन आता है, न्यूरॉन आता है, बाय रिलीजिंग अ न्यूरोट्रांसमीटर नोन एज ACH, एसिटाइल कोलिन। क्लियर? अब न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करने के लिए, उन केमिकल्स को रिसीव करने के लिए इसके पास रिसेप्टर्स भी होने चाहिए, ACH रिसेप्टर्स। इज इट क्लियर? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम लास्ट में करेंगे, माइस्थीनिया ग्रेविस। उस माइस्थीनिया ग्रेविस में वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसमें क्या होगा, हमारी ही एंटीबॉडीज इन रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने वाली है। माइस्थीनिया ग्रेविस इज इन द सिलेबस। इज इट क्लियर? चलिए, सो दीज आर ACH रिसेप्टर्स। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इनके साथ बाइंड करते हैं, ये यहां पे इस तरह से बाइंड करेंगे एंड इनके बाइंड करने का मतलब है कि मैसेज जो है अब मसल के अंदर ट्रांसमिट हो गया है, मसल के अंदर कंडक्ट हो गया है। ठीक है, अब मसल को तो मैसेज मिल गया, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, एक सिंक्रोनस मूवमेंट करवाने के लिए, अच्छी खासी मूवमेंट कराने के लिए इस मैसेज को एकदम से अंदर कंडक्ट करना होगा। तो मैसेज को अंदर कंडक्ट कौन करेगा, टी ट्यूब्यूल, सार्कोलेमा खुद उस मैसेज को अंदर तक लेके जा रही है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टी ट्यूब्यूल्स। तो टी ट्यूब्यूल्स का मतलब समझ में आया यहाँ पे। सो टी ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है, टी ट्यूब्यूल्स जो हैं ये हेल्प करती हैं क्विक इम्पल्स कंडक्शन में। दे विल हेल्प इन क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इज दैट क्लियर?
इम्पल्स को खुद अंदर लेके जा रही है सार्कोलेमा इन द फॉर्म ऑफ टी ट्यूब्यूल्स। तो मैसेज किसको मिलने वाला है? मैसेज मिलने वाला है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसे ही मैसेज मिलता है ये अपने कैल्शियम चैनल्स ओपन कर देता है और कैल्शियम SCR से बाहर साइटोप्लाज्म में यानी सार्कोप्लाज्म में आने शुरू हो जाएंगे। ये कब होंगे? जब ऊपर से मैसेज आएगा। इज दैट क्लियर? सो मैसेज आया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन, रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, उन्होंने रिसीव किया। नाउ दैट मैसेज इज कंडक्टेड टू द मसल। उस मैसेज को अंदर तक क्विकली कौन लेके जाएगा? टी ट्यूब्यूल्स। और मैसेज किसको दे देती हैं वो? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है। सो कैल्शियम चैनल्स विल ओपन हियर। इज इट क्लियर? सो these are the calcium channels which are going to open. So ये कैल्शियम चैनल्स हैं जो यहाँ से ओपन हो जाएंगे। क्लियर? एंड इट विल, तो कैल्शियम बाहर आएगा। कैल्शियम के बाहर आने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट है बहुत सारा, सो कैल्शियम बाहर आएगा, ई फ्लक्स होगा कैल्शियम का। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मसल फाइबर के अंदर गाइस हमने क्या पढ़ा था? मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट थे मायोफाइब्रिल्स। मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट है मायोफाइब्रिल्स। ये देखो, लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑल्सो, लेट्स सी। ये देखिए मसल फाइबर हमने ड्रॉ किया, मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट है मायोफाइब्रिल्स। क्लियर? नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज मायोफाइब्रिल्स। क्लियर? मायोफाइब्रिल्स भी देखो कैसे हैं, दे आर सिलेंड्रिकल। फाइन। सो मायोफाइब्रिल्स ड्रॉ करते हैं, अगेन सिलेंड्रिकल। This is myofibril. It is a cylindrical structure. और ये मायोफाइब्रिल्स मिलके क्या बनाते हैं? मसल फाइबर, सिलेंड्रिकल। ठीक है? अब मायोफाइब्रिल्स के अंदर देखो, हमने क्या कहा था? मायोफाइब्रिल्स के अंदर प्रेजेंट है मायोफिलामेंट्स। सो दिस इज मायोफाइब्रिल। अब मायोफाइब्रिल के अंदर गाइस इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, नाउ दीज आर कॉल्ड मायोफिलामेंट्स। दीज आर मायोफिलामेंट्स। सो यहीं पे बना रही हूँ मायोफिलामेंट्स। देखो इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे फाइब्रिल के अंदर, इस तरह के स्ट्रक्चर्स। ठीक है? दीज आर फाउंड इनसाइड द मायोफाइब्रिल। इन लाइंस को, इन जिगजैग लाइंस को हम बोलते हैं, इन मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं जेड लाइन। दिस इज ऑल्सो जेड लाइन, जेड लाइन। इज इट क्लियर? और इनके आसपास प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फिलामेंट्स। There are different types of filaments found here. Clear? So ये filaments यहाँ पे present रहते हैं। ठीक है? अब ये जो filaments मैंने बनाए हैं, these filaments are thin filaments. Muscle के filaments हैं तो we'll call it myofilaments. Thin myofilaments. ठीक है? अब इसके अलावा इनके बीच में भी कुछ filaments present होंगे। See here, यहाँ पे बीच में मोटे वाले फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मोटे वाले फिलामेंट्स। क्लियर? ये जो मोटे वाले फिलामेंट्स हैं, वील कॉल देम थिक मायोफिलामेंट्स। इज दैट क्लियर? सो ये दो तरह के मायोफिलामेंट्स जो हैं ये जुड़ के बनाएंगे हमारे मायोफाइब्रिल्स। क्या बना देंगे? मायोफाइब्रिल्स। सो दिस इज हाउ दिस मायोफाइब्रिल लुक्स लाइक। नाउ बिकॉज ऑफ दीज फिलामेंट्स, ये बिकॉज ऑफ दीज फिलामेंट्स, इसी तरह से यहाँ पे भी होंगे एंड सो ऑन। ठीक है? अब देखो ये फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, एक स्टैक बना रहे हैं। ठीक है? हम आगे पढ़ेंगे कि जब इसमें से लाइट पास करती है तो मोटे फिलामेंट्स जब एक एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो इतने मोटे हो जाते हैं कि लाइट कैन नॉट गो थ्रू देम, लाइट कैन नॉट पास थ्रू, पेनिट्रेट थ्रू। सो वो चीज जहां से लाइट पास नहीं करती वो हमें क्या नजर आती है? ओपेक। क्लियर? तो वो हमें क्या नजर आएगी? ओपेक। तो जब ये ओपेक नजर आएंगे तो यहाँ पे बैंड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। कहीं पे ओपेक है और ये थिन में से लाइट पास कर जाती है, ये दिख रहा है, ये फिर नहीं दिख रहा, फिर दिख रहा है, तो इस तरह से बैंड्स बन जाते हैं। यहां से आती है स्ट्राइएटेड अपीयरेंस ऑफ वॉलंटरी मसल। दैट इज व्हाई वॉलंटरी मसल इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइएटेड मसल्स। इज दैट क्लियर? एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, देन वील प्रोसीड। देखो ये हमने वॉलंटरी मसल की, मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है? बंडल्स प्रेजेंट है, बंडल्स के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट है। ठीक है? फाइबर को हमने डिटेल में स्टडी किया। फाइबर किसके इक्विवेलेंट है? सेल के। तो फाइबर की मेम्ब्रेन को
हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, फर्स्ट लेबलिंग हमने की है सार्कोलेमा। उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम, बहुत सारी एनर्जी बनाएगा। ठीक है, जिसके पास जितना माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा मसल के पास, वो उतनी देर के लिए एरोबिकली रिस्पायर कर सकता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कि तुम थकोगे नहीं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम हुआ, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, तो एनारोबिकली रिस्पायर करेगा, लैक्टिक एसिड जल्दी बनेगा। ठीक है, तो ये भी हम बात करेंगे कि क्या क्या होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम है, ऐसी मसल्स को क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड का क्या होगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है, सो दिस इज सार्कोसोम। उसके बाद आ जाता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर, हाँ जी, ये टी ट्यूब्यूल्स है। ये टी ट्यूब्यूल्स क्या कर रही हैं, क्विक ट्रांसमिशन कर रही हैं इंपल्स का। और मैसेज कहाँ से आ रहा है, न्यूरॉन से आ रहा है। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल्स, और मैसेज इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइलकोलिन, दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर। और उसको रिसीव करने वाली एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स किस पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सार्कोलेमा। दे आर प्रेजेंट ऑन द सार्कोलेमा। इज इट क्लियर? सो ACH रिसेप्टर्स, देखो ACH रिसेप्टर्स आर found on sarcolemma, are present on या found on sarcolemma. Clear? और अगर ये रिसेप्टर्स डैमेज हुए तो मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। दैट कंडीशन विल बी नोन एज माइस्थीनिया ग्रेविस। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द एंड। इज दैट क्लियर? अब देखो, हमने यहाँ पे एक चीज की थी कि मसल फाइबर के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज नोन एज एंडोमाइसियम। सो लेट अस ड्रॉ इट हियर एज वेल। तो देखो, इसके बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, फाइबर्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, सो ये जो है दिस इज ऑल एंडोमाइसियम। ऊपर भी होगी, पूरी तरह से कवर करने वाली है एंडोमाइसियम। दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ मसल फाइबर। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑल राइट। एक और चीज, आखिरी चीज यहाँ पे ऐड करेंगे। देखो, अब ये न्यूरॉन है और ये मसल है। ठीक है, तो यहाँ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बन सकता है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बनेगा। लेट्स सी, इसको रब करते हैं। सो न्यूरॉन और मसल के बीच में यहाँ क्या बनने वाला है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है ब्रिज। तो न्यूरॉन और मसल के बीच में जंक्शन, और इस जंक्शन को या इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी को साइनैप्स भी बोल सकते हैं। Synapse. Is it clear? So synapse between neuron and muscle is known as neuromuscular junction. Also it is known as motor end plate. It is known as motor end plate. ठीक है, this is the synapse between neuron and muscle. सो मैसेज कहाँ पे आता है, मैसेज आता है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। और उस मैसेज को अंदर कंडक्ट कौन करेगा, एसिटाइलकोलिन। कैसे? बाय बाइंडिंग ऑन टू द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स किस पे हैं, सार्कोलेमा पे हैं। और अंदर कौन लेके जा रहा है, टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल से कहाँ देगा, SCR, और SCR अपने कैल्शियम चैनल्स ओपन कर देगा और कैल्शियम बाहर आ जाता है सार्कोप्लाज्म में। अब इस कैल्शियम का क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। डन? चलिए, सो ये हो गया हमारा मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर। बता दिया कि मायोफाइब्रिल भी एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दो तरह के मायोफिलामेंट्स, थिक एंड थिन। ठीक है, ये मायोफिलामेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है। ठीक है, तुम देख रहे हो ऐसे थिक फिलामेंट्स हैं, आसपास थिन फिलामेंट्स हैं। ऐसे यहाँ पे फिर से हो जाएगा। ठीक है, सो ये थिन आ जाएंगे, बीच में फिर थिक आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ फिर थिक आ जाएंगे एंड सो ऑन। बहुत ही रफ सा डायग्राम ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, बट वील बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल और मैं ढंग से ड्रॉ करूंगी। ठीक है, नाउ सी, ये दो Z लाइंस प्रेजेंट हैं। किसी भी दो Z लाइंस के बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सार्कोमियर। दिस वन इज नोन एज सार्कोमियर। दिस इज सार्कोमियर नंबर 1। ठीक है, यहां से लेके यहां तक अगेन इट इज सार्कोमियर नंबर 2।
देन सो ऑन। तो दो जेड लाइंस के बीच में जो पूरी स्पेस है, दिस इज नोन एज सार्कोमियर। और सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर बना किससे? एक अरेंजमेंट को बोलते हैं। सार्कोमियर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक अरेंजमेंट है। ठीक है, किसका अरेंजमेंट है? मायोफिलामेंट्स का। कहां पे? मायोफाइब्रिल के अंदर। क्लियर? सो मायोफाइब्रिल के अंदर फिलामेंट्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, एंड दैट अरेंजमेंट इज नोन एज सार्कोमियर। इतना क्लियर हो गया? अब जरा मायोफिलामेंट्स की बात करते हैं। ये जो फिलामेंट्स हैं, ये दो तरह के फिलामेंट्स हैं, है ना? दो टाइप्स के फिलामेंट्स की हमने बात की है। एक है आपके थिन फिलामेंट्स, दूसरे हैं थिक फिलामेंट्स। सो थिन एंड थिक। सो थिक मायोफिलामेंट जो है, ये थिक मायोफिलामेंट जिस एक प्रोटीन का बना हुआ है, दीज फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अब देखते हैं कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है। सो थिक मायोफिलामेंट्स एंड वी हैव थिन मायोफिलामेंट्स। ठीक है, सो थिन मायोफिलामेंट्स के अंदर अलग प्रोटीन्स हैं, थिक के अंदर अलग। लेट्स स्टार्ट विद थिन। थिन के अंदर तीन मेन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वन इज एक्टिन, second is troponin, and third is tropomyosin. Is it clear? Actin, troponin and tropomyosin. These are the three types of proteins found in myofilament, thin myofilament. Talking about thick myofilament, यहाँ पे एक ही main protein है, that is called myosin. ऐसा नहीं कि और नहीं है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी और प्रोटीन्स होंगे, लेकिन हम मेन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ जो मसल कंट्रैक्शन होती है गाइस, मसल कंट्रैक्शन के अंदर बेसिकली मायोसिन और एक्टिन की इंटरैक्शन होनी है। इनकी इंटरैक्शन विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। सो कैसे होगी? उसके लिए हमें एक्टिन और मायोसिन का भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, मसल का। इन दोनों का भी स्ट्रक्चर देखना होगा, जो हम कल देखेंगे, और साथ में पढ़ेंगे मसल की कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो इतना क्लियर हुआ? फिलामेंट्स दो तरह के, थिन और थिक। ठीक है, ये जो हमने थिन और थिक बनाया, ये थिन के अंदर तीन तरह के प्रोटीन्स हैं, और ये जो मोटे वाला थिक, इसके अंदर मेन एक ही तरह का प्रोटीन है, एंड दैट इज मायोसिन। और यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन की इंटरैक्शन से होती है मसल कंट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? ये इंटरैक्शन क्यों होगी, कैसे होगी, ये सब हम पढ़ेंगे इन टुमारोज लेक्चर। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स। नाउ लेट्स रीड एनसीईआरटी। व्हाट डज एनसीईआरटी हैज टू से? देखो, स्केलेटल मसल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि NCERT reading is must एंड कार्टिलेज। while seeing the lecture. इनकी स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होती है। और क्यों होती है स्ट्राइप्ड अपीयरेंस? आई जस्ट टोल्ड यू, क्योंकि यहाँ पे मायोफिलामेंट्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, जिस वजह से बैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, चलो, अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस नोन एज स्ट्राइटेड मसल्स। इनको स्ट्राइटेड मसल्स बोल देते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्राइटेड अपीयरेंस। एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी बोल देंगे। एंड दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन द लोकोमोशन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर्स, वो इसकी वजह से होंगे। इज इट क्लियर? जो आपकी दूसरी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, वो इंटरनल एक्टिविटीज कर रही हैं, जैसे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होंगी, यूरेथ्रा के अंदर होंगी। क्लियर? वो पोस्चर चेंज करने में हेल्प नहीं करती है। चलिए, सो नेक्स्ट सी, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले देखो, सबसे बाहर ये बड़ी सी क्या है? ओवरऑल मसल है। ठीक है, सो दिस इज द मसल, यहाँ पे लिख देते हैं। सो दिस वन इज मसल, और मसल के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसका नाम क्या है? एपीमाइसियम। ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, एपीमाइसियम। ठीक है, मसल के अंदर चलेंगे तो मसल के अंदर प्रेजेंट है हमारे मसल बंडल्स। लेट्स शेड इट। देखो, ये जो है, दिस इज द मसल बंडल, ये मसल बंडल्स हैं। ठीक है, मसल बंडल्स को हम फैसिकुलस भी कहते हैं। ये देखो, ये मसल बंडल्स हैं। ठीक है, दीज आर ऑल मसल बंडल्स, क्लियर? ऑल मसल बंडल्स और फैसिकुलस। अब बंडल्स के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम क्या है? पेरीमाइसियम। बंडल्स के बाहर पेरीमाइसियम। ठीक है, अब
बंडल के अंदर चलो, सो दिस इज होल, दिस होल थिंग इज अ बंडल, दिस इज होल इज अ बंडल। बंडल के अंदर चलेंगे तो प्रेजेंट होंगे ये वाले स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं मायोफाइबर्स, सॉरी मसल फाइबर्स, ठीक है। सो दीज आर द मसल फाइबर्स, दीज आर द मसल फाइबर्स। एक मसल फाइबर को इन्होंने बड़ा कर दिया है, ये है मसल फाइबर। इज इट क्लियर? दीज आर मसल फाइबर्स और इक्विवेलेंट टू सेल्स, दीज आर मसल फाइबर्स, ठीक है। मसल फाइबर की प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोला गया है? एंडोमाइसियम, अगेन मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मसल फाइबर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? मायोफाइब्रिल्स। देखो मसल फाइबर बड़ा किया, दिस इज मसल फाइबर, राइट। मसल फाइबर को बड़ा किया तो अंदर छोटे छोटे ये क्या नजर आ रहे हैं आपको? मायोफाइब्रिल्स, दीज, ये बड़ा कर दिया मायोफाइब्रिल। और ये मायोफाइब्रिल किसका बना होगा? फिलामेंट्स का बना होगा। इज इट क्लियर? और फिलामेंट्स के अंदर जिस अरेंजमेंट से, जिस पैटर्न से वो फिलामेंट्स अरेंज होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? सार्कोमियर। क्लियर? वी विल डिस्कस दैट। और देखो मसल फाइबर की बाहर वाली कवरिंग को क्या बोलना है? देखो एक तो है बाहर वाली ये वाली कवरिंग, लेट्स शेड दिस। सो ये रेड कलर की जो इसके बाहर प्रेजेंट होगी, इसके भी बाहर प्रेजेंट होगी, दैट इज योर एंडोमाइसियम, दैट इज योर एंडोमाइसियम, द वन इन रेड। लेकिन उसकी जो मेन कवरिंग है, plasma membrane, that is known as sarcolemma. This is the plasma membrane. PM is plasma membrane of muscle fiber. Clear to all? ठीक है। और मसल फाइबर के ऊपर ही हमने अभी पढ़ा कि मोटर जंक्शन होगी, न्यूरो एंड मोटर एंड प्लेट बनेगी। ये देखो मोटर न्यूरॉन आ रही है, मैसेज जो लेके आएगी मसल की तरफ, दैट इज मोटर न्यूरॉन। क्लियर? एंड मसल्स विल बी कनेक्टेड टू द बोन्स। तो मसल को बोन के साथ जोड़ने के लिए, मसल और बोन को जोड़ने के लिए बीच में क्या होता है? टेंडन। इज दैट क्लियर? सो ये हम बात करते रहेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। नाउ नेक्स्ट आता है सार्कोमियर। आई हैव टोल्ड यू, सी वंस अगेन, सो दिस इज योर मसल, सॉरी दिस इज योर मायोफाइब्रिल, राइट। सो मायोफाइब्रिल जो है, मायोफाइब्रिल के अंदर इस तरह के आपको जेड लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है। और ये फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं। ये फिलामेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा वी विल सी। एंड मैंने बताया कि दो जेड लाइंस के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, नाउ दिस वन इज नोन एज सार्कोमियर। इज इट क्लियर? सो लेट्स ड्रॉ दिस सार्कोमियर इन डिटेल। विल ड्रॉ दिस इन डिटेल। सो स्टार्ट करते हैं जेड लाइंस के साथ। सो दीज आर जेड लाइंस। Z does not mean zigzag. Z का मतलब होता है in the end of. ये एक जर्मन वर्ड से ली गई है and which stands for in the end of. तो क्योंकि ये membranes, ये जो Z lines हैं सार्कोमियर के एंड में प्रेजेंट है, तो we call them Z lines. ठीक है। अब Z lines के आसपास दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं thin filaments. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? thin filaments. These are the thin filaments. Then इसी तरह से दूसरा भी होगा। अच्छा, इनकी लेंथ ध्यान से ड्रॉ करनी है। चलो आपको तो ड्रॉ ही नहीं करनी, लेकिन इनका स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये देखो, दीज आर जेड लाइंस, फाइन। और अगेन इस जेड लाइन के आसपास भी क्या प्रेजेंट होंगे? दीज आर द थिन फिलामेंट्स एंड सो ऑन। क्लियर? सो अब ये दो जेड लाइंस के बीच में ये जो सारी स्पेस है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोलना है? दिस इज जेड लाइन, ठीक है। दो जेड लाइंस के बीच में, दिस इज ऑल्सो जेड लाइन, दो जेड लाइंस के बीच के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सार्कोमियर। दिस वन इज नोन एज सार्कोमियर एंड सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। हमने पिछले चैप्टर्स में भी यूनिट्स किए हैं। यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोलाई, राइट। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। नेफ्रॉन को क्यों बोला? क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन वहां हो रही है। मसल कंट्रैक्शन का जो यूनिट है दैट इज सार्कोमियर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली इसकी होनी है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो बाकी सारी चीजें एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट होती जाएंगी। और तुम्हें पता है कि मसल एक स्प्रिंग की तरह, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर? नाउ लेट्स कम बैक टू सार्कोमियर। सो दो जेड लाइंस के बीच में क्या है? सार्कोमियर है, फाइन। अब देखो यहां पे ये तुम्हें थिन फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे एक थिक फिलामेंट भी प्रेजेंट होगा। सो दिस इज दैट मोटे वाला फिलामेंट, थिक फिलामेंट। दिस इज द थिक फिलामेंट। और हमने कहा था कि वॉलंटरी मसल्स की स्ट्राइटेड अपीयरेंस क्यों है? क्योंकि ये फिलामेंट्स एक के ऊपर एक रो में प्रेजेंट है, पैटर्न बना रहे हैं जिससे कि बैंड्स बनेंगे, ठीक है। सो ये देखो, सो दिस इज अनदर थिक फिलामेंट
एक दूसरे के ऊपर 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 इस तरह से प्रेजेंट होंगे एंड सो इट गोज ऑन। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरे सार्कोमियर के अंदर भी यहाँ पे ये थिक फिलामेंट प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी थिक फिलामेंट प्रेजेंट होगा एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली वी हैव इट हियर, वी हैव इट हियर। क्लियर? ठीक है, सो ये क्या है, दीज आर ऑल थिक फिलामेंट्स, दीज आर थिक फिलामेंट्स एंड ये देखने में भी मैंने थिन ही बनाए हैं। क्लियर? नाउ दे आर प्रेजेंट लाइक दिस, वन अबव द अदर। क्लियर? नाउ देखो, जैसे जैसे ये थिक 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 एक दूसरे के ऊपर आते जाएंगे, मैंने बताया कि इतना मोटा, इतनी थिकनेस जनरेट हो जाएगी कि लाइट उसमें से पास नहीं हो पाएगी। और जब लाइट किसी चीज से पास नहीं होती तो वो चीज हमें क्या नजर आती है, डार्क। तो जहां तक ये मोटा फिलामेंट एक्सटेंड करेगा, जहां तक ये मोटा फिलामेंट एक्सटेंड करता है, इस एरिया में लाइट पास नहीं होने वाली। सो दिस इज नोन एज डार्क बैंड, दिस इज नोन एज डार्क बैंड। Is it clear? Also known as A band, N isotropic means जिसमें से लाइट पास नहीं करती। So जहां जहां थिक बैंड होगा वहां वहां A बैंड बनेगा, यानी डार्क बैंड बनेगा। This is also dark, although ये दूसरे सार्कोमियर का है, but still जहां पे भी थिक फिलामेंट प्रेजेंट है वहां डार्कनेस मिलेगी, डार्क बैंड बनेगा। Is it clear? अब एक और चीज ऑब्जर्व करो जरा, ठीक है। कैन यू सी कि डार्क बैंड के अंदर, यू ऑब्जर्व इट एंड फाइंड आउट कि डार्क बैंड के अंदर सिर्फ थिक फिलामेंट है कि थिन भी है। यू नीड टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर। देखो, ये कुछ डायग्राम जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी होते हैं। आपको हर एक डायग्राम को डीप में, डिटेल में स्टडी कर रहा है ना। सी, इट इज क्लियरली सीन हियर कि डार्क बैंड जो है यहां से शुरू होके यहां तक है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उसके अंदर थिक फिलामेंट तो आ ही रहा है, लेकिन साइड से थिन फिलामेंट भी ओवरलैप कर रहा है, साइड से थिन फिलामेंट भी ओवरलैप कर रहा है। क्लियर? नाउ सी, तो जो बीच में ये जगह बाकी है, सेंटर में ये जो स्पेस है, डार्क बैंड के सेंटर में ये जो जोन है जहां पे सिर्फ थिक filament present है and there is no overlapping of the thin filament from the sides, this one is known as H zone. इस space is known as H zone। देखो, सिंपल सी बात है कि ये आपका थिक फिलामेंट है, इधर से थिन फिलामेंट आ रहा है। सो दीज आर द थिन फिलामेंट्स, राइट। ये थिन फिलामेंट जहां तक ओवरलैप कर रही है, इज फाइन, ठीक है। बीच में खाली स्पेस है जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, जहां सेंटर में सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है और थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो इस एक जोन को हम क्या बोलेंगे, एच जोन। इज इट क्लियर? एच स्टैंड्स फॉर हेंसन जोन इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो डार्क बैंड के सेंटर में क्या जोन होती है, एच जोन होती है, जहां पे सिर्फ थिक प्रेजेंट होगा और थिन प्रेजेंट नहीं होता। इज इट क्लियर? सो यू कैन राइट इट हियर। सो एच जोन कहां पे है, इन सेंटर ऑफ ए बैंड या डार्क बैंड, ठीक है। और यहां पे दूसरा पॉइंट, ओनली थिक फिलामेंट प्रेजेंट, ओनली थिक फिलामेंट प्रेजेंट, साइड से ओवरलैपिंग नहीं होगी, और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है ए बैंड के। इज इट क्लियर? अब एच जोन के सेंटर में आपको एक लाइन नजर आती है, यहां पे सेंटर में एक लाइन होगी। नाउ दिस लाइन इज नोन एज एम लाइन। अगेन दिस एम वर्ड कम्स फ्रॉम अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है इन द मिडल ऑफ। क्लियर? सो यहां पे एक एम लाइन भी नजर आती है, एच जोन के बीच में एक डार्क लाइन नजर आएगी, एम लाइन। क्लियर हो गया? ऑल राइट। अब दो डार्क बैंड्स के बीच में यहां पे प्रेजेंट होता है आपका आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड या फिर लाइट बैंड। देखो, ये जो बीच में स्पेस है, यहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, यहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है। तो जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, थिक फिलामेंट का नामो निशान भी नहीं है, तो इस जगह को हम कहेंगे आई बैंड। यहां से लाइट इजीली पेनिट्रेट कर सकती है। इज इट क्लियर? इसी तरह से ये आई बैंड इधर है और यहां पे भी, यहां से लेके यहां तक
आई बैंड होगा। इज इट क्लियर? सो इसका मतलब एक आई बैंड जो है वो 2 सार्कोमियर्स का हिस्सा बन रही है। तो एक आई बैंड को बाइफरकेट कौन कर रहा है? बाइफरकेट का मतलब उसको 2 हिस्सों में कौन डिवाइड कर रहा है? योर जेड लाइन। आई बैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 बाय द जेड लाइन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आई होप यू आर राइटिंग डाउन दीज पॉइंट्स। ठीक है, आई एम डिस्क्राइबिंग द डायग्राम एंड ये पॉइंट्स तुम्हें नोट करने हैं। आई बैंड is divided into 2 by the help of Z line. Clear? Z line के लिए एक और टर्म भी यूज होती है guys. So there is another term for Z line that is cross membrane. यहाँ लिखते हैं so Z line is also known as cross membrane in the name of scientists who studied it. Cross membrane. Is that clear? So ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 2 जेड लाइंस, उनके बीच के स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? सार्कोमियर। ठीक है, देखो जेड लाइन के आसपास क्या प्रेजेंट है? थिन फिलामेंट्स। ठीक है, थिन फिलामेंट्स, और बीच में प्रेजेंट होता है ये थिक फिलामेंट। क्लियर? थिक 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 एक रो में होंगे, थिन 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 एक दूसरे के ऊपर होंगे। ये थिक इतनी मोटाई कर देते हैं कि लाइट पास नहीं कर पाती। तो जहां तक ये मोटा फिलामेंट प्रेजेंट है उस एरिया ने डार्क नजर आना है। वी कॉल इट डार्क बैंड और एनआइसोट्रोपिक बैंड, ए बैंड। क्लियर? अब डार्क बैंड में साइड से, पेरिफेरल रीजन से, यहां पे देखो थिन फिलामेंट की भी ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर? सो डार्क बैंड के अंदर थिक और थिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट्स लिखते जाना। ठीक है, डार्क बैंड के अंदर थिक और थिन दोनों फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डार्क बैंड का जो सेंट्रल एरिया है वहां पे एज यू कैन सी देयर इज ओनली थिक फिलामेंट, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ द थिन फिलामेंट। तो ये जो सेंट्रल जोन है दिस इज कॉल्ड एच जोन। लिख लेना, सेंटर ऑफ ए बैंड में प्रेजेंट है और वहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट है, नो ओवरलैपिंग ऑफ द थिन फिलामेंट। और एच जोन के सेंटर में ये जो लाइन है दिस इज द एम लाइन, डार्क कलर की लाइन नजर आएगी। डन। अब यहां जहां जहां थिक फिलामेंट है वहां से का डार्क बैंड शुरू हो जाता है। तो बीच में वो स्पेस जहां सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, यहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट है, तो इस पूरी जगह को हम क्या कह देंगे? आई बैंड। इसको क्या कहेंगे? आई बैंड। इधर भी आई बैंड। क्लियर? तो आई बैंड को बीच में से डिवाइड कौन कर रहा है? ये पूरा आई बैंड है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इस पूरे आई बैंड को बीच में से डिवाइड कौन करेगा? जेड लाइन। आर यू राइटिंग द पॉइंट्स? ठीक है, देन इसका मतलब जो एक सार्कोमियर है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? देखो सार्कोमियर की कॉम्पोजिशन क्या है? एक सार्कोमियर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? सार्कोमियर कंटेन्स व्हाट? कितने थिक फिलामेंट्स हैं? 1, यानी नॉट थिक फिलामेंट्स। कितने डार्क बैंड्स हैं? एक। देयर इज ए बैंड प्लस इधर से हाफ आई बैंड और उधर से हाफ आई बैंड। सो हाफ आई बैंड इधर से और हाफ आई बैंड उधर से। दिस विल कॉन्स्टिट्यूट योर सार्कोमियर। इज इट क्लियर? द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर इज क्लियर। अभी हमने ये बात नहीं की है कि ये यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग अभी। तो उससे पहले स्ट्रक्चर क्लियर है क्योंकि अभी स्ट्रक्चर से ही हमें उसका फंक्शन समझ में आने वाला है। ठीक है, एक और चीज कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो थिक फिलामेंट है ये हवा में ही लटके हुए हैं। नहीं, ये हवा में नहीं है, यहाँ पे भी एक प्रोटीन होता है। सो देयर इज दिस प्रोटीन, ठीक है, जो कि इसको पकड़ के रखता है। सो दिस प्रोटीन इज नोन एज, हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैंने नहीं बताया, दिस इज नोन एज टिटिन। दिस इज नोन एज टिटिन, TITIN। इज इट क्लियर? तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट विद अ डल कलर्ड ताकि ये हमारे स्ट्रक्चर में इंटरफेयर ना करे। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस तरह से ये अटैच्ड होता है टू द जेड लाइन। एनीवेज, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को, इस एक सार्कोमियर को, हर एक सार्कोमियर को हम कहते हैं यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बेसिकली इस सार्कोमियर की होनी है और ये सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाकी चीजें अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। वापस चलते हैं जरा इस डायग्राम पे। देखो, इन द बिगिनिंग आई ड्रू दिस, ये वाला। सो ये फिलामेंट्स के अरेंजमेंट से क्या बनना है? सार्कोमियर। तो सोचो सार्कोमियर छोटा होगा तो सार्कोमियर के छोटे होने से फिलामेंट छोटा नहीं हो रहा,
ठीक है। सार्कोमियर छोटा होगा तो सार्कोमियर अल्टीमेटली कहाँ पे प्रेजेंट है, फाइब्रिल में। फाइब्रिल छोटा हो जाएगा, फाइब्रिल छोटा होगा तो फाइबर छोटा होगा, फाइबर छोटा होगा तो बंडल्स कंट्रैक्ट करेंगे, बंडल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और मसल एक स्प्रिंग की तरह है, जब ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बोन इस तरफ मूव करेगी। सो बेसिक जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है गाइज, वो कॉन्ट्रैक्शन किसकी हुई है, वो कॉन्ट्रैक्शन हुई है सार्कोमियर की। कहाँ गया, वो कॉन्ट्रैक्शन हुई है सार्कोमियर की। क्लियर, हाँ जी। सो दिस सार्कोमियर इज नोन एज द मसल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। नाउ सी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये जो फाइबर है, ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट उतना ही रहेगा। मान लो ये फिलामेंट है तो ये फिलामेंट उतना ही रहने वाला है, ठीक है, लेकिन फिलामेंट आगे पीछे होगा, ठीक है। जैसे कि नाउ सी, अंडरस्टैंड, दिस आर्म रिप्रेजेंट्स द थिक फिलामेंट एंड दिस आर्म रिप्रेजेंट्स द थिन फिलामेंट, ठीक है। सो ये थिन फिलामेंट्स आगे इस तरह से मूव करने वाले हैं थिक के ऊपर। थिक अपनी जगह पे ही रहता है, थिक कभी नहीं मूव करेगा, ठीक है। थिक बीच में है, और लेकिन थिक ने पकड़ के थिन को खींचना है। कैसे खींचेगा ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तो ये थिक फिलामेंट है, और चलो थिन को ये मान लो ताकि तुम्हें थिन वाली फीलिंग आए। ये थिन फिलामेंट्स जो है ये इस तरह से इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, इसीलिए मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, बिकॉज थिन फिलामेंट इज गोइंग टू स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। बट ना तो थिक फिलामेंट का लेंथ छोटी हुई, ठीक है, थिक फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, थिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सिर्फ वो स्लाइड किया है, सिर्फ उसके ऊपर स्लिप किया है। इज दैट क्लियर, ठीक है। सो फिलामेंट, अगर फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होते तो हम मायोफिलामेंट को बोलते कि इट इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फिलामेंट्स डोंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये सबको समझ में आया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से चेंजेस करने वाली हूँ ना, ध्यान से समझना। देखो, ये जो आपका थिक फिलामेंट है इसके ऊपर ऐसे हेड्स प्रेजेंट होते हैं, हम कल पढ़ेंगे कैसे हेड्स हैं, ठीक है। ये जो हेड्स हैं नीचे इधर उधर, ठीक है, ये जो फिलामेंट्स हैं, हेड्स हैं थिक फिलामेंट के, इन फिलामेंट्स ने इसके साथ, हेड्स ने इस थिन के साथ बाइंड कर जाना है, ठीक है। कैसे, क्यों, ये सारे सवालों के जवाब कल मिलने वाले हैं, ठीक है। ये इसके साथ बाइंड कर जाएंगे, इधर से इसके साथ बाइंड कर जाएंगे, नीचे बाइंड कर जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। और ये इस थिन फिलामेंट को अंदर खींचने वाले हैं। समझ में आ रहा है? सो इट्स लाइक दिस इज दैट थिक फिलामेंट, ठीक है, दिस इज अ थिन फिलामेंट, ऊपर वाली साइड पे थिन फिलामेंट, ठीक है। और ये जो है दिस आर्म रिप्रेजेंट्स अ थिक फिलामेंट, इसके ऊपर ऐसे हेड लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ये उसके साथ जुड़ता है और उसको पकड़ के अंदर की तरफ खींचता है, ऐसे अंदर की तरफ खींचेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ये जो मूवमेंट होनी है, इसने इस थिन फिलामेंट को अंदर की तरफ लेके आना है। नाउ सी, अब ये जो जेड लाइन थी ये यहां पे आ जाएगी, क्लियर, ये अंदर की तरफ आ जाएगी, ये इसको पकड़ के अंदर खींच लिया ना, तो ये थिन फिलामेंट्स के साथ जेड लाइंस भी अंदर आने वाली हैं। जेड लाइन जो, ये जो थिन फिलामेंट्स हैं ये भी अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे। कैन यू सी दिस? ये समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ, जब जेड लाइंस क्लोज आ गई, ठीक है, थिन फिलामेंट्स अंदर की तरफ मूव कर गए, तो एच जोन का क्या हुआ होगा, ये अंदर की तरफ मूव कर गया, तो एच जोन क्या हो गई है, एच जोन क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। जो यहां तक थी अब वो यहां तक हो गई है। इज इट क्लियर? सो अब देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे जब सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्यों करेगा ये कल सीखेंगे, लेकिन जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या क्या होगा। नाउ सी, चेंजेस विच sarcomere undergoes during the muscle contraction. The number one thing is Z lines come closer. Z lines come closer. Is that clear? Z lines अगर पास आ जाएंगी तो sarcomere obviously छोटा हो गया है, ठीक है ना। तो Z lines come closer. पीछे चलते हैं फिर। H zone का क्या हुआ? H zone की भी साइज जो है रिड्यूस हुई है। H zone also reduces in size. ठीक है। उसके बाद अब हमने एक आई बैंड में चेंज देखना है कि आई बैंड में क्या चेंज आया, और एक हमने देखना है ए बैंड में क्या चेंज आया है। सो आई बैंड देखते हैं, लेट्स गो बैक। देखो आई बैंड क्या था,
जहां सिर्फ ये वाला प्रेजेंट था, जहां पे जेड लाइन और इसके बीच में ये जो एरिया था, दिस एरिया वाज आई बैंड, राइट। अब क्या हुआ है, अब आपकी जेड लाइन ही इधर शिफ्ट हो गई है, तो आई बैंड कितना रह गया, देखो आई बैंड कितना रह जाएगा, हाफ आई बैंड इतना है तो इधर से भी इतना ही होगा, तो आई बैंड इज गोइंग टू रिड्यूस इन साइज। ये समझ में आ रहा है? अब दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आपकी आई बैंड थी, ठीक है। हाँ, यहां से लेके यहां तक आपकी आई बैंड थी, क्लियर। जहां तक थिक फिलामेंट नहीं शुरू हो जाता वहां तक आपकी आई बैंड है। अब हम कह रहे हैं कि जेड लाइन, ये हाफ ऑफ आई बैंड हो गया, दिस इज हाफ ऑफ आई बैंड, फाइन। अब जेड लाइन ही आगे की तरफ खिसक गई है। जब जेड लाइन ही आगे की तरफ खिसक जाएगी तो आई बैंड कितना रह जाएगा, सिर्फ इतना, हाफ ऑफ आई बैंड इतना रह जाएगा, हाफ दूसरी तरफ भी वैसे ही छोटे होने वाले हैं, तो आई बैंड इज गोइंग टू रिड्यूस इनसाइड, आई बैंड ऑल्सो रिड्यूसेस, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए बैंड। देखो ए बैंड क्या है, जहां तक थिक फिलामेंट है वो आपका ए बैंड है। थिक फिलामेंट तो अपनी जगह पे बस पसर के बैठा है, वो नहीं हिल रहा है, तो जब तक थिक फिलामेंट नहीं हिलेगा, वो जहां तक एक्सटेंड करेगा दैट इज ए बैंड। तो वो अगर हिलता ही नहीं है तो इसका मतलब ए बैंड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ए बैंड रिमेन्स द सेम, ए बैंड रिमेन्स सेम। तो किसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, ए बैंड के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। इज दैट क्लियर? सो नाउ व्हाट विल हैपन, सी एक चीज देखते हैं। सो पहले हमारे जेड लाइंस यहाँ थी, ठीक है, दीज आर द जेड लाइंस, ये हमारे इस तरह से सार्कोमियर्स, ठीक है। अब यही कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हो गया, जेड लाइन हैव कम क्लोजर, तो सार्कोमियर की कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, जेड लाइंस कम क्लोजर, ठीक है। एच जोन डिक्रीजेस, फाइन, एच जोन डिक्रीज कर गई है, आई बैंड भी रिड्यूस हो जाएगी एंड ए बैंड जो है वो सेम का सेम रहता है। सो दीज आर द चेंजेस विच आर गोइंग टू अकर ड्यूरिंग द सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्शन। वंस अगेन हैशटैग सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नॉट द फिलामेंट्स, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट द मायोफिलामेंट्स। अगर मायोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते तो मायोफिलामेंट्स को हम यूनिट्स बोलते, ना कि सार्कोमियर को। Is that clear? So these are the changes which sarcomere can undergo during muscle contraction. Let's get back to NCERT and have a quick reading. चलिए, so let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction. Each organized skeletal muscle in a body is made up of number of, देखो muscle किसकी बनी है, muscle bundles की और fasciculus बोलते हैं, held together by common collagenous connective tissue known as fascia, ठीक है। सेकेंड, ईच मसल बंडल, देखो मसल के अंदर प्रेजेंट है मसल बंडल, बंडल्स कंटेन नंबर ऑफ मसल फाइबर्स एंड ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, जो उसका साइटोप्लाज्म है। मसल फाइबर इज अ सिनसिटियम, सिनसिटियम कहते हैं हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को, एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड। The endoplasmic reticulum is known as sarcoplasmic reticulum, all shown in the form of diagram of the muscle, and it is a storehouse of calcium ions. So characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm known as myofilaments or myofibrils, ठीक है। तो ये parallelly arranged होती हैं, so ये हमारा unique feature है muscle fiber का। ईच मायोफाइब्रिल, देखो फाइब्रिल में हमने देखा मायोफाइब्रिल के अंदर फिलामेंट्स ऐसे अरेंज्ड हैं कि बैंड्स बनेंगे। सो फाइब्रिल्स हैव ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। डिटेल्ड स्टडी ऑफ फाइब्रिल हैज एस्टैब्लिश्ड दैट स्ट्राइटेड अपीयरेंस किसकी वजह से होती है, इनकी वजह से, लाइट एंड डार्क बैंड की वजह से स्ट्राइटेड अपीयरेंस आएगी ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ दीज टू प्रोटीन्स। अब कौन कौन से प्रोटीन से बने होते हैं ये फिलामेंट्स, वन इज एक्टिन, ठीक है, एंड मायोसिन। मेन दो प्रोटीन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन हम बाकी के दो प्रोटीन्स डायग्राम की फॉर्म में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस इट इन द क्लास।
नाउ द लाइट बैंड जो है, लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन, मेन क्या उसके अंदर होता है, एक्टिन, और इसको आई बैंड भी बोल देते हैं लाइट बैंड को, और आइसोट्रोपिक बैंड। डार्क बैंड के अंदर, डार्क बैंड को ए या आइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है मायोसिन। ठीक है, दोनों ही प्रोटीन्स जो हैं दे आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल्स। एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं ये थिनर होते हैं, और जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो थिकर होंगे, एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड थिनर एंड थिकर रिस्पेक्टिवली। इज दैट क्लियर? So all seen in the form of diagram. Clear? See, in the center of I band, center of I band के अंदर क्या present है? I band के center में, तो I band को bifurcate कौन कर रहा था? Z line. Elastic fiber होता है, तभी वो movement show कर सकता है. This is Z line. ठीक है? Which bisects it. So this is what I was telling you. Thin filaments are firmly attached to the Z lines. Thin filaments attached होते हैं Z line के साथ. तो ये Z line है, और इसके साथ साथ thin filaments इस तरह से arranged रहेंगे. Thick filaments in the A band, thick filaments in the A band are also held together in the middle by a thin fibrous membrane called M line. तो center में से M जो thick filament है, see here in the diagram. Let's see. So, ये M लाइन क्या कर रही है? इस M लाइन ने मोटे फिलामेंट को बीच में से पकड़ा हुआ है। इज इट क्लियर? और साइड से किसने पकड़ा है? टिटिन ने, लेकिन वो टिटिन का नाम हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो M लाइन विल होल्ड इट। ऑलराइट, कहाँ थे? यस, थिक फिलामेंट्स इन द A band are held together in the middle by this band, thin fibrous membrane called the M line. So A band and I bands are arranged alternately. ये alternate होते हैं, ठीक है? I bands are arranged alternately throughout the length of fibril. Clear? The portion between the myofibrils between two successive Z lines is known as, देखो, portion between two successive Z lines is known as functional unit of contraction known as sarcomere. Clear? अब in the resting stage, edges of thin filaments on either side of thick filaments partially overlap the free ends of thick filaments. क्या कह रहा है कि resting stage के अंदर, देखो, ये आपकी Z lines, ठीक है, these are the thin filaments and so on, and say this is the thick filament. अब वो क्या कह रहा है कि resting stage में जो edges होते हैं thin filaments के on each side, so edges of thin filaments, it is talking about this, these are the thin edges of thin filaments on each side of the thick filament, leaving the central part. इन edges ने center में एक जगह छोड़ दी है of the thick filament. This central part of thick filament not overlapped by the thin filament is known as the H zone. Previous year question. Is that clear? So this zone is known as the H zone. Is that clear? As such ये line आ चुकी है. So guys, that is all for today. आज हमने पूरा स्ट्रक्चर किया है स्केलेटल मसल का. कल हम इसी स्केलेटल स्ट्रक्चर का अल्ट्रा स्ट्रक्चर करेंगे, यानी कि एक्टिन, मायोसिन, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और उसको स्टडी करने के साथ साथ ही में समझ में आएगी मसल कॉन्ट्रैक्शन भी. आज एक चीज हमने जरूर देख ली है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो थिन फिलामेंट्स हैं दे आर गोइंग टू स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट. इसीलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है उसको भी हम क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. अब इस फिलामेंट थ्योरी में फिलामेंट्स क्यों कंट्रैक्ट करेंगे, आई मीन सॉरी, फिलामेंट्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्यों स्लाइड करेंगे, ठीक है, और सिर्फ थिन ही स्लाइड करेगा, कहाँ से मैसेज आएगा, प्रोटीन्स का क्या रोल है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुमारोज लेक्चर. बट बिफोर वी गो, लेट्स हैव अ नीट टाइम. So the H zone in the skeletal muscle fiber is due to, just studied, कैसे बनता है ये? Due to the central gap between the actin filaments extending through the myosin filaments in the A band. Central gap होता है between the actin filaments, दो साइड पे actin filaments हैं, उनके बीच का गैप है. Extend किसके थ्रू करता है? Through myosin in the A band. So answer is D. नेक्स्ट इज इन ह्यूमंस ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन. क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान? एक्टिन फिलामेंट्स शॉर्टन. एक्टिन फिलामेंट्स क्या है? थिन फिलामेंट्स, ठीक है. ए, आई एंड एच बैंड्स शॉर्टन. आई और एच तो करता है, ए शॉर्टन नहीं होता. ए बैंड्स रिमेन द सेम,
वेरी ट्रू, ठीक है। एंड सार्कोमियर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी गलत है, सार्कोमियर ही तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। सी थिन फिलामेंट्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट, फिलामेंट्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे डू नॉट होना चाहिए था। सो द करेक्ट आंसर इज सी। एज आई टोल्ड यू, ए बैंड जो मोटा फिलामेंट है वो एक जगह पर बैठ जाता है, उसके बाद नहीं हिलता, बल्कि बैठ के बाकियों